Hello everyone, so let's start with the next video of macroeconomics. So आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, जिसमें से ये सारे टॉपिक्स आएंगे: क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल, इक्विलिब्रियम एनालिसिस, केन्शियन थ्योरी और पोस्ट केन्शियन डेवलपमेंट्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट प्राइमरली डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट्स लाइक एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड जॉन स्टुअर्ट मिल posits that in a free market the economy is self-regulating and full employment is a natural state of economy। इसका मतलब क्या है कि जो क्लासिकल थ्योरी इकोनॉमिस्ट थे वो सोचते थे कि जो मार्केट है वो फ्री मार्केट होना चाहिए। फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है कि किसी और का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट का कोई भी किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जो मार्केट है, इकोनॉमी जो है वो सेल्फ रेगुलेटिंग है। मतलब कभी भी अगर कुछ हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कोई भी चेंजेस आ जाते हैं, तो इकोनॉमी अपने आप को खुद रेगुलेट कर लेगी। किसी भी मॉनेटरी, किसी भी फिजिकल पॉलिसी की उसको जरूरत नहीं है। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट उसका नेचुरल स्टेट है। मतलब इक्विलिब्रियम पे जब होगी इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशंस पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इनके इकोनॉमिस्ट कौन थे? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है। अब इनके assumptions क्या है कि सारे मार्केट, चाहे लेबर मार्केट ही क्यों ना हो, सब क्लियर है, मतलब सब किस में है? इक्विलिब्रियम पे है एंड फ्लेक्सिबल वेजेस है। तो इनका assumption, ये मेन इनका बेस है जिसपे कि जो प्राइजेस एंड वेजेस होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब अगर कभी भी डिसइक्विलिब्रियम हो तो प्राइजेस चेंज कर दो, वेजेस चेंज कर दो, इकोनॉमी अपने आप ही इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। ये क्लासिकल थ्योरिस्ट बोलते हैं। अब सेल्स लॉ क्या कहता है कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। मतलब कभी भी ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन जैसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती। जितना आप सप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड इकोनॉमी में क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इक्विलिब्रियम ही उसका स्टेबल स्टेट है, तो आराम से वो जितना वो बनाएंगे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उतनी डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो फिर कोई भी ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन जैसी चीजें पॉसिबल नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी भी एक उसका assumption है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कोई भी सप्लाई एंड डिमांड में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस एंड वेजेस को एडजस्ट कर लो। तो उसके सारे तो क्या होंगे? सारे रिसोर्सेज क्या होंगे? फुली एम्प्लॉयड होंगे। अगेन फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। लेबर मार्केट का इसमें रोल क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर द लेबर। कि एम्प्लॉयमेंट कितना होगा वो किससे भी डिपेंड करेगा कि लेबर की डिमांड कितनी है। ठीक है, जितना डिमांड होगी इतनी एम्प्लॉयमेंट होगा, राइट। अब जो लेबर की डिमांड है वो किससे डिराइव होती है? डिमांड फॉर द गुड्स, यानी जितने गुड्स की डिमांड होगी उतना ही हमें प्रोडक्शन करना है, और जितना हमें प्रोडक्शन करना है उतनी ही हमें लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही एम्प्लॉयमेंट होगा। इजी। अब क्या कह रहे हैं कि वेजेस क्या है? फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी अचीव विदाउट एनी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब समझते हैं कि जो जैसे कि अगर मान लो हमें डिमांड है 100 यूनिट्स, 100 लेबर्स की, ठीक है, लेकिन मार्केट में जो सप्लाई है लेबर्स की वो सिर्फ 95 है। तो अभी क्या है, हमारे जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई क्रिएट नहीं हो रही है, तो फिर एम्प्लॉयर्स क्या करेंगे? वेजेस बढ़ा देंगे। तो वेजेस बढ़ाएंगे तो लेबर की सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर तो 100 लेबर की डिमांड पे 100 सप्लाई हो जाएगा। अगर इन केस सप्लाई ज्यादा है, ये तो सिचुएशन चलो ठीक है, बट अगर मान लो लेबर की सप्लाई ज्यादा है, यानी 150 लेबर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, बट सिर्फ 100 यूनिट्स ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो 50 लेबर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड। और वो भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड, की मतलब वो जॉब तो करना चाहते हैं बट जॉब है नहीं। तो वो इस सिचुएशन में क्या करते हैं? एम्प्लॉयर्स की वेजेस को कम कर देते हैं। तो इससे क्या होगा? कम वेजेस पे जो लोग काम नहीं करना चाहते वो ऑटोमेटिकली हट जाते हैं, उनकी सप्लाई कम हो जाती है। एंड करते हैं कितनी वेजेस कम कर देंगे? जितनी वेजेस पे जितनी डिमांड है लेबर की उतने ही लोग खड़े हो जॉब के लिए। तो इस हिसाब से कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। जो भी अनएम्प्लॉयड होंगे वॉलंटरी होंगे, मतलब वो खुद ही काम नहीं करना चाहते, तो उसे काउंट भी नहीं किया जाता। इनवॉलंटरी मतलब जो काम करना चाहते हैं बट उनके पास काम नहीं है, तो हम वेजेस इतनी कम कर देंगे कि लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे। तो ये है इनका मतलब। ठीक है। Now definition, labor demand की, the demand for the labor refers to the number of workers that are willing to employ at various wage rate। ये हमने बता दिया।
डिराइव डिमांड, अब हमने जो डिमांड जो हमारी लेबर की होती है वो डिराइव डिमांड होती है, मतलब उसका खुद का ऐसा नहीं होता है। डिराइव डिमांड क्या होती है, वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड पर डिपेंड करता है कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी उतनी ही लेबर की डिमांड होगी। ठीक है, अगर हमें ज्यादा डिमांड आ रही है गुड्स एंड सर्विसेज की तो हम लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा रखेंगे, कम आ रही है तो कम रखेंगे। ठीक है, तो उसकी जो लिंक होती है, लेबर की जो डिमांड होती है वो लिंक होती है प्रोडक्शन गुड्स की डिमांड से। ठीक है, नाउ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ए लेबर, ये माइक्रो का एक तरीके से टॉपिक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज होते चले जाते हैं वैसे वैसे उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन करती चली जाती है। ठीक है, तो वैसे लेबर का भी है, लेबर जितने ज्यादा एम्प्लॉय करते जाओगे उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिक्लाइन करती चली जाती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर। अब हमने एक एक्स्ट्रा लेबर एम्प्लॉय किया है तो हमारा कितना आउटपुट इंक्रीज हुआ टोटल, तो उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो जैसे जैसे हम लेबर्स इंक्रीज करते जाएंगे तो एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द आउटपुट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दैट एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर विल गेट डिक्रीज्ड। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिक्लाइन करती है एज अ लेबर इंक्रीज। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जो कर्व होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। ठीक है ना, अब इसका यहाँ पे कैसे क्या करना है कि एम्प्लॉयर्स कब तक एडिशनल वर्कर हायर करेंगे, जब तक उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो वेजेस से इंक्रीज्ड है, मतलब उससे ज्यादा है, एक्सीड है। अब ये क्या है, देखो ये है। अब आप ये सोचो कि वर्कर को कितनी वेजेस देनी चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से वेजेस देनी चाहिए, राइट। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो हम उसको वेजेस ज्यादा देंगे, अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो हम उसको वेजेस कम देंगे। ठीक है, तो अब ये देखो कि अब जितने ज्यादा लेबर होंगे उतनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, उतनी कम होगी प्रोडक्टिविटी, राइट। तो उतनी वेजेस कम होगी। अगर लेबर कम है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, वेजेस ज्यादा होगी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक तरीके से क्या है, आपका लेबर डिमांड कर्व दिखाता है। ठीक है, कि जैसे जैसे हम वेजेस डिक्लाइन कर रहे हैं लेबर इंक्रीज होता जा रहा है, और जैसे जैसे वेजेस बढ़ा रहे हैं लेबर कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वेजेस बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या, प्रोडक्टिविटी ज्यादा। प्रोडक्टिविटी कब ज्यादा होगी, जब लेबर कम होगा। ठीक है, अभी जब आगे ग्राफ आएगा तो उसको ग्राफ से भी देख लेंगे। तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व होता है वो एक तरीके से आपका डिमांड कर्व भी दिखाता है। ठीक है, अब हम कब तक लेबर्स को बढ़ाते, जैसे अब लेबर्स को बढ़ाएंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। कब तक, जब तक जो उनके मार्जिनल कॉस्ट है। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो दिखाता है कितनी वेजेस इनको देनी चाहिए, और हम वेजेस यानी हम कितनी जो मार्जिनल कॉस्ट है हमारी, मतलब हम एक्चुअल में कितनी कॉस्ट उनको दे रहे हैं, मतलब हमारी कॉस्ट कितनी है उनको हायर करने में, तो कितनी हम उनको वेजेस दे रहे हैं। तो जब तक वो उस वेज से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं हम तब तक लेबर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी हम प्रॉफिटेबल सिचुएशन में, मतलब वो हमें काम ज्यादा करके दे रहे हैं, हम उन्हें पैसे कम दे रहे हैं। तो यानी हम लेबर्स को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी, और कब तक कम होती जाएगी, जब तक वो उसके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना आ जाए, यानी वेजेस के बराबर ना आ जाए। तो जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेजेस से ज्यादा होगी तब तक हम लेबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेबर डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड बता दिया, इंडिकेटिंग दैट एज द वेजेस डिक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड इंक्रीजेस। ना इसको हमने वो रखा हुआ है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू, जब इसको माइक्रो में डिटेल में पढ़ेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ये उसकी प्रॉफिट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या होता है, एक्चुअली मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब कितना तुम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज प्राइस, एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी है, इज इक्वल्स टू कितना, वेज के बराबर। जब हम पी को इधर ले आएंगे तो वेजेस अपॉन पी, दैट विल बी द रियल वेजेस। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी रियल वेज के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग जब बोल रहे थे मार्जिनल प्रोडक्ट, जो हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या रियल वेजेस की बात करते हैं, कि हमने बोला ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जैसे कम होती जाएगी वेजेस भी कम होते चले जाएंगे, वो एक्चुअली किसकी बात हो रही है, रियल वेजेस की बात हो रही है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर एमसीक्यू में से आ जाता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू नॉमिनल वेज और रियल वेज, तो वो रियल वेज की बात हो रही है। ठीक है, नॉमिनल वेज जो होता है आपका, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर नहीं होता है। हाँ, तो ये भी पढ़ लिया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जब तक रियल वेजेस के ज्यादा होगी तब तक एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे, कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करेंगे। ये रहा उसका कर्व। देखो कि हम लेबर इंक्रीज कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती चली जा रही है, एंड वेजेस भी कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका डिमांड कर्व आ गया। और लेबर सप्लाई, द सप्लाई ऑफ लेबर रिफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स विलिंग टू वर्क, कि वो कितना काम करना मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर वेज रेट पे, तो हम कहते हैं लेबर सप्लाई।
नाउ अब कौन-कौन से फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे पॉपुलेशन साइज़, जिस सिटी में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे लेबर सप्लाई भी ज़्यादा होगा, पार्टिसिपेशन रेट, एजुकेशन, स्किल्स। तो सप्लाई कर्व टिपिकली, अब यहाँ पे टिपिकली क्यों लिखा है वो भी आगे पढ़ेंगे, बट ये अपवर्ड होता है, इंडिकेटिंग कि जितना ज़्यादा वेज इंक्रीज करोगे इंडिविजुअल्स आर मोर एंड मोर विलिंग टू वर्क। ठीक है, या फिर दे आर विलिंग टू वर्क फॉर मोर आवर्स। ठीक है, और ये वाली स्लाइड रिपीट हो गई है, छोड़ो इसको। अब ये आ गया लेबर सप्लाई। टिपिकली अपवर्ड होता है लेकिन डाउनवर्ड क्यों है यहाँ पे, उसका रीजन क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, कि लेजर की वजह से। कभी देखो क्या होता है कि जैसे हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हम सारे घंटे काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप सारे घंटे लेजर करोगे ना, मतलब आराम करोगे, तो आपकी इनकम क्या होगी, जीरो होगी। और अगर हम सारे घंटे, अगर आप पूरा 24 घंटे काम करोगे तो आपकी इनकम बहुत ज्यादा होगी, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। तो लोग क्या करते हैं, एक ट्रेड ऑफ करते हैं कि हम 24 घंटे में हम 10 घंटे काम करेंगे, 14 घंटे हम आराम करेंगे। आराम लेजर में आपका कोई भी काम आ जाता है अपार्ट फ्रॉम वर्क। आप तो सो खाओ पियो जो करना तुम्हें करो, वर्क के अलावा वो सब लेजर में आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ट्रेड ऑफ किया जाता है बेस्ड ऑन द सैलरी, कि हमें इतनी सैलरी मिल रही है, इस सैलरी में यार हम इतना ही काम करेंगे, अब तुम चाहते हो हम काम और करें तो थोड़ी सैलरी बढ़ा दो, तो हम अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा देंगे। फिर ऐसे करते करते पता है क्या होता है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपके वेजेस ऑलरेडी इतने ज्यादा होते हैं एंड आप ऑलरेडी इतना ज्यादा काम कर रहे होते हो कि अब वो और सैलरी अगर बढ़ा देंगे ना, तो आप, आपकी ऑलरेडी इतनी इनकम है, अब उन्होंने कहा कि हम और इनकम बढ़ा देते हैं, आप काम और कर दो, लेकिन ऑलरेडी आप आवर्स ऑफ वर्क इतने ज्यादा दे रहे हो, तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या होने लगती है, कम होने लगती है, कि अब हम और काम नहीं करेंगे चाहे आप कितनी भी सैलरी बढ़ा दो। ऊपर से उनकी इनकम इतनी ज्यादा होती है कि दे कैन अफोर्ड कि वो अब काम ना करे और आराम ज्यादा करे। इसीलिए जो लोग के पास ज्यादा पैसा होता है वो लोग आराम पे ज्यादा ध्यान दे, मतलब वर्क के अलावा चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, आप उनको पैसा देके काम और नहीं करा सकते क्योंकि ऑलरेडी उनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है। तो उस केसेस में जाके, मतलब बहुत ज्यादा जब आपकी सैलरी हो जाती है, उस केस में वेज के इंक्रीज होने पे सप्लाई ऑफ द लेबर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेज कर्व। इसमें दिखा रहा है, इसका जो स्लोप होता है ना, जब आप इसका स्लोप बनाते हैं, इधर मनी है, इधर आपका लेबर सप्लाई, इधर से कैलकुलेट करोगे तो लेजर इंक्रीज होगा, इधर से कैलकुलेट करोगे टाइम वर्किंग आवर्स इंक्रीज होंगे आपके। और इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, आपका वेज रेट होता है। तो सबसे छोटा वेज यहाँ पर है, फिर उसके बाद उससे बड़ा वेज ये वाला स्लोप है, उससे बड़ा वेज ये वाला स्लोप है। ठीक है, तो सबसे छोटे वाले में देखो, जो वो वेज, इस वेज रेट पे जो इक्विलिब्रियम हो रहा है वो इतना हो रहा है। ठीक है, कि इतना लेजर करेंगे एंड इतना वर्क करेंगे, तो उन्होंने क्या, ओके ठीक है, अब जब वेजेस इंक्रीज करी इतनी, तो अब लेजर उन्होंने क्या किया, कम कर दिया, एंड लेबर सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया। अब मान लेते हैं ये वेजेस बहुत ज्यादा है, अब और वेजेस इंक्रीज करिए, तो अब इस केस में क्या होगा, लेजर बढ़ेगा और काम कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये वेज ऑफ वर्क इस तरह से है। जब हम इसको इसमें उतारेंगे, यानी वेज रेट हमने जैसे जैसे बढ़ाया, पहले तो वेज लेबर इंक्रीज हुआ, बाद में डिक्रीज हो गया, लेकिन हम यूजुअली इस केस को नहीं पढ़ते हैं, हम इस केस को पढ़ते हैं। ठीक है, हम जब लेबर मार्केट की बात करते हैं तो हम इस वाले रेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको इक्विलिब्रियम करेंगे तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट आगे, अब आउटपुट डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो इट इज बाय प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं प्रोडक्शन फंक्शन यूज करते हैं, वो रिलेशनशिप दिखाते हैं इनपुट्स एंड आउटपुट्स में। कैसे, इसका ग्राफ होगा, चलो ग्राफ आगे आएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स देखते हैं। तो डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है, कि शॉर्ट रन में, ये हमने भी बताया ना पहले, कि लेबर जैसे जैसे इंक्रीज करोगे उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है, और जब आउट, तो इससे क्या होगा, आउटपुट आपका स्लो रेट पे इंक्रीज होगा। पहले मान लो, पहले लेबर को एम्प्लॉय करने पे 100 यूनिट्स इंक्रीज हुए, दूसरे को इंक्रीज कर एक लेबर और लेकर आए, लेकिन आउटपुट 100 से 200 नहीं हुआ, 100 से 150 हो गया। तो यानी अब पहले 100% इंक्रीज हुआ था, अब 50% इंक्रीज हुआ है। तो इसीलिए जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं, आप जैसे जैसे लेबर एम्प्लॉय करते जाओगे, जो इंक्रीज इन आउटपुट है वो डिक्लाइन करता चला जाएगा, उसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो एग्रीगेट सप्लाई जो अब ये लोग क्या एज्यूम करते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है वो वर्टिकल है, वर्टिकल इन द लॉन्ग रन, नॉट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में वो भी बोलते हैं कि हाँ डिसइक्विलिब्रियम होता है, हाँ लेकिन सेल्फ रेगुलेटिंग है, लेकिन डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो एग्रीगेट सप्लाई है वर्टिकल है। ठीक है, यानी जो टोटल आउटपुट है वो किस पे डिटरमाइन करेगा, वो डिटरमाइन करेगा आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे, डिमांड पे नहीं।
ठीक है, मतलब जितनी प्रोडक्शन है कि जितनी टेक्नोलॉजी उतना ही हम सप्लाई करेंगे, और सेल्स लॉ क्या कहता है, जितनी सप्लाई होगी अपने अपने आप उतनी डिमांड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और एजम्पशन क्या है, प्राइसेस एंड वेजेस फ्लेक्सिबल है। तो यानी इन द लॉन्ग रन व्हाट डज क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव, दैट द आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्शन फैक्टर्स नॉट बाय द डिमांड। ये रहा आपका प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। जैसे जैसे हमने इनपुट इंक्रीज किया, आउटपुट देखो इंक्रीज तो हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इस शेप में तो 1x है, तो इसका मतलब क्या है, डिक्लाइन डिमिनिशिंग रेट है। अगर कांस्टेंट होता तो ये 45 डिग्री की लाइन होती, बट ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे आते आते तो एकदम डिक्लाइन बहुत धीमा हो जाएगा इंक्रीज होना, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया कि मतलब इंक्रीज ही नहीं हुआ लेबर की इंक्रीज, और फिर और बढ़ाओगे तो आउटपुट डिक्लाइन करने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग यूजुअली कहाँ करते हैं, तो मतलब जो हमारे पास उस समय का प्रोडक्शन फंक्शन होगा कि कितनी कैपिटल है हमारे पास, क्या है वो सब कुछ, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। उसके हिसाब से पता चलता है कि हमें लेबर की रिक्वायरमेंट कितनी है, एंड हम उतना लेबर की रिक्वायरमेंट करते हैं, फिर उस हिसाब से हम वेजेस डिसाइड करते हैं। इक्विलिब्रियम की जो इकोनॉमी है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहती है, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रहता है, कोई भी डेविएशन हो तो टेम्परेरी, वो टेम्परेरी होगा, सेल्फ करेक्शन हो जाएगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ दिस इज अ कर्व, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, मतलब वर्टिकल देख लो कि डिमांड अगर इतनी होगी तो प्राइसेस ही होंगे, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा। फिर यहाँ पे तुम जितने भी डिमांड का बना लो, आउटपुट यही रहेगा, इक्विलिब्रियम यही रहेगा, बस प्राइस इंक्रीज होता चला जाएगा। अब इसमें लेबर सप्लाई कैसे इफेक्ट हो रहा है, देखो आउटपुट में पता चल गया कि ये, हम प्रोडक्शन फंक्शन में जाएंगे, प्रोडक्शन फंक्शन से हम उस लेवल का आउटपुट निकाल के हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने लेबर्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये हमारा क्या है, MP इंटू P1, ये क्या आपका डिमांड ऑफ लेबर, ठीक है। और ये आपका लेबर सप्लाई, तो और ये उतनी हमारी लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारा वेजेस हो गया, बढ़िया। अब मान लो किसी वजह से अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो लेबर की डिमांड ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इट इज मोर प्रॉफिटेबल नाउ फॉर द वर्कर्स टू प्रोड्यूस मोर, क्योंकि प्राइस ज्यादा हो गया है तो डिमांड ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाएगी। तो शॉर्ट रन में लेबर की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन क्या होगा, जब प्राइसेस बढ़ेंगे ना तो उस वजह से क्या होगा, जो उनकी रियल वेजेस होती है ना वो डिक्लाइन कर जाएगी। मतलब देखो यहाँ पे प्राइस कितना बढ़ा है, इतना, लेकिन वेजेस शॉर्ट टर्म में कितनी बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ तक बस, अगर मैं बना के दिखाऊं तो यहाँ से लेकर सिर्फ इतनी ही वेजेस बढ़ी। अब रियल वेज क्या होता है, W/P, तो यानी डिनोमिनेटर ज्यादा इंक्रीज हुआ है और न्यूमरेटर कम इंक्रीज हुआ है। डिनोमिनेटर कितना इंक्रीज हुआ है, इतना, और न्यूमरेटर कितना इंक्रीज हुआ है, इतना, तो यानी रियल वेज हमारी क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। अब जब रियल वेजेस डिक्लाइन हो जाएगी तब वो क्या लगता है, लेबर सप्लाई इंक्रीज हो गई, डिक्लाइन करेगा। अगर हमारी वेजेस कम हो गई तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो तो जो सप्लाई कर्व है, जो ये आपका सप्लाई कर्व है, वो क्या है, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और कब तक शिफ्ट होगा, जब तक rise in the wages is equals to the rise in the prices। अब इसका जो नया इक्विलिब्रियम बनेगा वो हायर वेज रेट पे बनेगा, क्योंकि सप्लाई ऑफ द लेबर कम हो गया है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ द लेबर एक तरह से अगर आप ये देखो, सप्लाई ऑफ द लेबर कम हुआ है तो वो यहाँ पर आया है सप्लाई ऑफ द लेबर, ठीक है। अभी वेजेस कांस्टेंट है, हमने वेजेस को बढ़ाया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन रियल वेजेस से कम होने की वजह से ये आपका ये आपका वेज है, और यहाँ पे इतना सप्लाई ऑफ द लेबर है, तो अब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ बना, यहाँ पे, मतलब जो रिक्वायर्ड लेबर है उससे कम, ठीक है। लेबर की रिक्वायरमेंट इतनी है, अभी ज्यादा हो गई थी टेम्परेरी पीरियड में, अब क्योंकि रियल वेजेस डिक्लाइन कर गए तो सप्लाई ऑफ द लेबर कम हो गया, तो ये इधर आ गया। तो अब इनका इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए अब डिमांड फॉर द लेबर ये रहा, सप्लाई ऑफ द लेबर ये रहा, लेकिन वेजेस यहाँ पर है अभी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट पहुंचने के लिए एक एम्प्लॉयर्स को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर्स को वेजेस इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो वो कब तक वेजेस इंक्रीज करेगा, तो यानी वो ऐस इस तरह से ऊपर स्लाइड करेगा। कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक उसकी रियल वेजेस क्या है, पहले की तरह उसकी रियल वेजेस पहले की तरह कांस्टेंट हो जाती है। इधर देखो ये मनी वेजेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम रियल वेजेस बढ़ाएंगे उतनी ही, जितना प्राइस इंक्रीज हुआ है तो हमारा, सॉरी, नॉमिनल वेजेस बढ़ाएंगे, जितना प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, हमारा रियल वेजेस कांस्टेंट रहेगा, एंड उस हिसाब से हम उतना ही लेबर एम्प्लॉय करेंगे जितना पहले कर रहे थे, बस नॉमिनल वेजेस इंक्रीज हो जाएंगे, एंड उसके पैरेलल प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए, तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी नॉमिनल आउटपुट भी हमारा सेम टू सेम रहेगा, ठीक है।
हाँ, तो ये कह रहे हैं, अब ये है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे सबसे पहली बात, अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट, की वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कितना जो है वो नेचुरल रेट पे रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं होने वाला, इससे ज्यादा लोग एम्प्लॉय नहीं होंगे। क्लासिकल थ्योरी ये बोलती है, ठीक है। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली किसकी वजह से है? वो सिर्फ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे बिजनेस साइकिल ऐसे हम पढ़ते हैं कि बूम आ गया, रिसेशन आ गया, उन सब केसेस में जो सिचुएशंस क्रिएट होती है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की, वैसा कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, अपने आप को रेगुलेट कर लेगा। लेकिन जो भी अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट रहती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की, वो क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, मतलब अभी हमारे पास उतना प्रोडक्शन यूनिट ही नहीं है, उस टाइप का हमारा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम बाकी लोगों को हायर कर सके। अगर इनमें चेंजेस आते हैं, जैसे इकोनॉमी ओवरऑल डेवलप होती है, नई नई फैक्ट्रीज क्रिएट होती हैं और उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, तब जाके इन लोगों को जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो वो नेचुरल रेट जो होता है वो अभी उतना ही रहेगा, मतलब कंट्री में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी ही रहेगी, ठीक है। और वो भी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो जो रेट रहा वेज कम करने की वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड रहे वो रहेंगे ही रहेंगे। कब तक? जब तक स्ट्रक्चरल फैक्टर्स रहेंगे, फ्रिक्शनल फैक्टर्स रहेंगे, ठीक है। अब फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल में क्या होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है? जब ट्रांजिशन फेज पे होते हैं, जैसे कि हमने, जैसे मान लो मैं एक पर्टिकुलर जॉब कर रही हूँ एंड अब मुझे दूसरी जॉब करनी है, ठीक है, मुझे ये जॉब छोड़नी है, तो फिर अब हमने ये जॉब छोड़ी एंड दूसरी जॉब जो ज्वाइन करी, उसके बीच का जो टाइम होता है वो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि फ्रॉम द चेंजेस इन इकोनॉमी दैट क्रिएट, जैसे कि अब जैसे मान लो जब कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ था वर्क प्लेस पे, तो अब बोलते हैं कि, जैसे बोलते हैं कि आपको कंप्यूटर चलाना पूरा आना चाहिए, तो जब तक वो वाला स्किल, अब क्या हो गया, स्किल मिसमैच हो गया, अब अचानक से कंप्यूटर वाली दुनिया आ गई, अब लोगों के पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो वो वाला जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि मतलब किसी स्ट्रक्चर के चेंजेस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, विद इन द टाइम लोग कंप्यूटर चलाना सीख लेंगे, वो स्किल्स ले लेंगे, तो वापस से वो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो टेम्परेरी। तो ये चीजें भी सॉर्ट आउट हो जाती है। बस यही दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट उन्होंने बताया कि होते हैं। इसके अलावा बूम आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट, लेबर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ अपने आप ही चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। और क्या लिखा है, क्लास जैसे cyclical unemployment which results from the downturn in the business cycle is not component of the natural state. According to classical economics, the economy will self-correct through the wage adjustment and the other market mechanism, ensuring that full employment is maintained in the long run. ठीक है, जो भी बताया उसी चीज को इंग्लिश में कायदे से लिखा हुआ है, तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो आंसर राइटिंग के लिए। अब रहा इनका क्रिटिसिज्म। पोस्ट क्रिटिसिज्म तो यही है कि एजम्पशन जो लेके चलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये रियल वर्ल्ड में ये चीज होल्ड ही नहीं करती है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न, ठीक है, क्योंकि अगर डाउनटर्न आएगा तो लोग ले ऑफ होंगे ही होंगे। आप ये बोल दो कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमेशा क्रिएट रहेगी, तो ये बहुत ही वेग एजम्पशन कह सकते हैं होता है ना। रिजिडिटी इन द वेजेस, अब इन प्रैक्टिस, अब देखो आप कहीं जॉब कर रहे हो ना एंड किसी वजह से आपके वेजेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो दैट्स इट्स नॉर्मल, ठीक है, वेजेस इंक्रीज हो गए, लेकिन वहां पे उनको बोलो कि आपने हायर कर दिया, फिर उसके बाद अपने एक दो साल काम किया, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं हम वेजेस कम कर देंगे, तो ये चीजें नॉर्मल नहीं है, ये रियल प्रैक्टिस नहीं है, ये ऑफन स्टिकी डाउनवर्ड्स, कि आप वेजेस बढ़ा सकते हो, आप वेजेस को कांस्टेंट रख सकते हो, लेकिन अगर आपने कम कर दी वेजेस तो लोग एक तरह से हड़ताल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें एक्चुअल प्रैक्टिसेस नहीं है। तो इससे क्या हुआ, कोई एडजस्टमेंट जो उन्होंने बोले कि हाँ अब लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वेजेस कम कर दो, तो ये चीजें जो आप क्विक एडजस्टमेंट्स कह रहे हो वो नहीं हो पाते एंड लीडिंग टू प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको आप ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, वेजेस कांस्टेंट रख सकते हो, तो उस वेज कांस्टेंट में हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, राइट। नाउ निग्लेक्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, उन्होंने सीधे बोल दिया एग्रीगेट सप्लाई जितनी होगी हम उस हिसाब से उतनी डिमांड क्रिएट हो जाएगी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब डिमांड का खुद का कोई रोल नहीं है, डिमांड बढ़े घटे उससे कोई मतलब नहीं है, आउटपुट उतना ही रहेगा, एम्प्लॉयमेंट उतना ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने डिमांड साइड को लुक नहीं किया एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द रिसेशन पीरियड, ठीक है। नाउ
इसका कंक्लूजन क्या है? इंटीग्रेशन द क्लासिकल theory laid the groundwork for the later economic theory like Keynesian economics which addresses the shortcomings. तो जो केन्शियन थे वो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, जो क्लासिकल assumptions थे उनके जो भी क्रिटिक्स थे उन पे वर्कआउट किया एंड और नई थ्योरीज क्रिएट करी। ठीक है। और रेलेवेंस, इसका आज का रेलेवेंस क्या है? एक तरीके से इसने मार्केट एफिशिएंसी पे काफी बताया है कि जिस तरह से बोल रहे हैं सेल्फ रेगुलेटिंग है, एक्चुअली वो सेल्फ प्रैक्टिस इतनी रियल प्रैक्टिस में इतना सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता है, बट इससे एक चीज पता चलती है कि मार्केट के पास खुद भी एक पावर होती है खुद को रेगुलेट करने की। ठीक है, तो इससे हमें एक आइडिया भी निकलता है कि जो हम फॉरेन जो हम पॉलिसीज लेकर आते हैं, मतलब इस इकोनॉमिक सेक्टर से बाहर, जैसे अगर गवर्नमेंट इन पॉलिसी हो गई या मॉनेटरी पॉलिसीज हो गई, तो इन पॉलिसीज को हमें ये चीज ध्यान में रख के बनाना चाहिए कि मार्केट की खुद की भी एफिशिएंसी है। अगर हम इन पे ज्यादा एम्फेसिस डाल देंगे तो हो सकता है कि हमारी ओवर कि जितना हम टारगेट है हम उसको ओवर अचीवेबल हो जाए, मतलब जो हमारा टारगेट हम उसे ऊपर चले जाएं, क्योंकि मार्केट अपनी तरफ से भी काम करेगा। आपने भी अपना तरीका अपना प्रेशर डाल दिया, तो एक तरीके से इन फॉरेन जो प्रैक्टिसेस हैं, गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस हो गई, आरबीआई की पॉलिसीज हो गई, इनको हमें ध्यान में रख के इनको हमें जितना ज़रूरत है उससे हमें कम करना चाहिए, या फिर इसको एक तरह से ऐसे यूज़ करना चाहिए कि जो मार्केट की खुद की एफिशिएंसी है हम उसको एक पुश दे दें, हम उसको एक स्पीड दे दें कि अगर मार्केट खुद से इस चीज़ को 6 महीने में सही कर सकता है, तो बिकॉज़ ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हम इसको 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर भी अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह ये सोच करके हमें ये पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ठीक है? तो ये एक इसका रेलेवेंस है। सेल्फ रेगुलेटिंग कंटिन्यूज़ टू इन्फ्लुएंस, कि आप भले ही ये सब पॉलिसीज आ जाए, लेकिन एक सेल्फ रेगुलेशन जैसी चीज है वो हमेशा मार्केट में रहेगी रहेगी। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने उस चीज को बस एक नेचुरल इनकम में थोड़ा करके बताया है कि इतना तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, दैट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू द रियल वेजेस, राइट। हमने दोनों तरफ से लेबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपकी रियल लेबर इनकम, वैसे कैपिटल में कर दिया रियल कैपिटल इनकम, तो इसको जब आप प्लस कर दोगे तो आपकी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो ना अब ये नेक्स्ट टॉपिक है न्यू क्लासिकल, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ, इसके जो एमसीक्यूज हैं, जो रिटन क्वेश्चंस हैं, वो सब एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल फॉर यू। तो कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू, बाय बाय।